हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आमतौर पे आपका यूपी एपीओ का जो एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल डिटरमाइंड यानी कि फिक्स कर दिया गया है एंड दैट एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ द अगस्त। और आपको ये भी पता है कि उस एग्ज़ाम में लॉ के 4 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। ये बात अलग है कि उन चारों ही पेपर का जो वेटेज है वो आपका अलग अलग है। उसके अंदर एक सब्जेक्ट है आपका द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अब जब तक आपका एग्ज़ाम यूपी एपीओ का कंडक्ट नहीं हो जाता है तब तक टारगेट फॉर आईक्यू पे एक सीरीज चलेगी जहां पर वो सभी के सभी महत्वपूर्ण सेक्शंस जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनको एक एक करके आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है उसका जिक्र चैप्टर नंबर 6 आपके सीआरपीसी में किया गया है। अगर हम चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं तो ये बात करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी कि सीआरपीसी के अंदर वो कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके तहत हम एक व्यक्ति के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर या दबाव क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो अपनी प्रेजेंस कोर्ट के अंदर इंश्योर करे। और उसके अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग नाम जानते हैं समन्स। आमतौर पे समन्स का जो प्रावधान है वो आपके सीआरपीसी में सेक्शन 61 से शुरू होता है और 69 पर जाकर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा और समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास बेयर एक्ट है या कभी अगर आपने माइन्यूटली चीज़ों को देखा होगा तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर एस लगा हुआ है। नॉर्मली हम इसको जब लिखते हैं तो समन्स लिखते हैं या प्रोनाउंशिएट भी करते हैं तो हम समन्स बोलते हैं, ना कि हम समन बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो वी यूज द टर्म इन द सेंस ऑफ द प्लूरल टर्मिनोलॉजी, नॉट इन द सेंस ऑफ द सिंगुलर टर्मिनोलॉजी। सवाल यहाँ पर यह होता है कि समन्स जब भी किसी व्यक्ति को सर्व किया जाता है तो जिस कोर्ट के द्वारा ये इशू किया जाता है या जिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के इसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं वो हमेशा इसको एक डुप्लीकेट कॉपी के साथ भेजता है। यानी कि ओरिजिनल कॉपी तो जाती ही जाती है, उसके साथ ही साथ एक डुप्लीकेट कॉपी भी जाती है। और यही वजह है कि हम इसको समन ना पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं समन्स। और आइए देखते हैं कि इसके अंदर जो सेक्शन 61 है जो आमतौर पर बात करता है समन्स के प्रारूप के बारे में या समन्स के फॉर्म के बारे में, तो बेसिकली ये आपसे कहता क्या है। और ये मान के चलिए कि सीआरपीसी का 61 से लेकर 69 तक के जो सेक्शंस हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इस हद तक महत्वपूर्ण है कि इनमें से हर एक सेक्शन से सवाल पूछा गया है। ना सिर्फ आपसे हेडिंग पूछी गई है बल्कि उसके अंदर का कंटेंट भी आपसे पूछा गया है। तो भले ही ये देखने में काफ़ी इजी पार्ट आपको लगता है लेकिन इसके अंदर से भी सवालों को क्रिएट किया गया है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको लाइटली लेने की गलती बिल्कुल भी गलती से मत करिएगा। तो अगर हम बात करते हैं समन्स के प्रारूप या समन्स के तरीके या समन्स के फॉर्म के बारे में, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर समझनी होगी कि जितने भी समन्स इशू किए जाते हैं वो कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सारे के सारे समन्स जो होते हैं वो आपके लिखित रूप में होते हैं, यानी कि समन्स का कोई भी प्रारूप आपको मौखिक रूप में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद उस कोर्ट के अंदर जो भी जज बैठे हुए हैं या जो भी मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं उन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर्स भी होते हैं और उस प्रॉपर कोर्ट की मुहर भी होती है। यानी कि जब हम बात करते हैं सेक्शन 61 की तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है कि समन्स किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो ये सामान्यतया कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। ये क्या लिखित रूप में होता है या मौखिक रूप में होता है, तो जाहिर सी बात है ये पूर्णतया आपका लिखित रूप में होता है। और सिर्फ लिखित रूप में ही नहीं होता है बल्कि इसके साथ एक डुप्लीकेट कॉपी भी भेजी जाती है। इसके बाद जो कोर्ट आमतौर पर उस समन्स को इशू करती है
उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं। अगर वहां पर किसी मजिस्ट्रेट को एम्पावर दी गई है तो उसके सिग्नेचर होंगे। और सिर्फ सिग्नेचर होने से काम नहीं चलता है, बल्कि आमतौर पे उसके ऊपर कोर्ट की बाकायदा मोहर भी लगी होती है। ये चीजें आपके सेक्शन 61 के अंदर बताई गई है। अब आइए हम देखते हैं कि सेक्शन 62 यानी कि 62 क्या कहता है आपसे, और इससे भी सवाल पूछे गए हैं। जब हम सेक्शन 62 की बात करते हैं तो बेसिकली ये आपको समन्स को सर्व करने के तौर और तरीकों के बारे में बताया जाता है कि आमतौर पे समन्स कैसे सर्व किया जाता है, किनके द्वारा सर्व किया जाता है, उसके लिए कोर्ट ने क्या अरेंजमेंट कर रखे हैं, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या अरेंजमेंट्स हैं, और समन्स को किसी व्यक्ति को देने का जो तरीका है वो तरीका क्या क्या कहलाता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये लिखा गया है कि जितने भी समन्स होते हैं, वैसे तो प्रैक्टिकली ये देखने वाली बात है कि वो सभी के सभी समन्स पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही सर्व किए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा क्लॉज इंसल्ट कर दिया है, या राज्य सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान ला दिया है, या राज्य सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था कर दी है, तो आमतौर पे जो कोर्ट्स होती हैं वो भी किसी एक पब्लिक सर्वेंट को या किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती हैं समन्स को सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो समन्स है वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर के ही द्वारा नहीं, बल्कि वो समन्स आपका पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है सर, वो समन्स आपका उस कोर्ट का कोई ऑफिसर भी कर सकता है, या इसके अलावा जो अदर पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी डाली जा सकती है कि आप समन्स को सर्व कर सकते हैं। दैट मीन्स वी आर गिविंग सच काइंड ऑफ अथॉरिटी टू कंसर्न पर्सन्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो अब यहाँ पर यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के नाम कोर्ट ने समन्स को इशू किया है, क्या उस व्यक्ति को आपको समन्स डायरेक्टली देना है, या हम उस व्यक्ति के किसी भी फैमिली मेंबर को दे सकते हैं? क्या वो समन्स हमें उसके हाथ में देना है, या उसके घर के नीचे का जो दरवाजा है उसके अंदर से सरका के डाल देना है और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना है? तो यहाँ पर इसका जवाब बहुत ही क्लियर कट कहा गया है कि अगर संभव है तो आमतौर पे परंपरा या जो कल्चर है वो ये कहता है कि जिस व्यक्ति के नाम समन्स इशू हुए हैं उस व्यक्ति को पर्सनली आपको क्या देना है, समन्स देना है। और जब आप उसको देते हैं तो आप क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉपी के ऊपर उसके सिग्नेचर करवा लेते हैं। उसके बाद एक कार्बन कॉपी लगी रहती है, उसके नीचे डुप्लीकेट कॉपी लगी रहती है, और ओरिजिनल कॉपी पर आप क्या लिखवाते हैं, आप उस व्यक्ति से लिखवाते हैं कि आई हैव रिसीव्ड द कॉपी ऑफ द समन्स ऑन सच डेट, और उसके बाद उस व्यक्ति के सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उस व्यक्ति को हैंड ओवर कर दी जाती है, और जो ओरिजिनल कॉपी होती है जिसके ऊपर आपने उस व्यक्ति के सिग्नेचर या उस व्यक्ति से कुछ प्रिसाइज मैटर को आपने लिखवाया है, वो कॉपी आपके द्वारा कोर्ट के अंदर सबमिट कर दी जाती है। ये चीजें बताई गई हैं आमतौर पे सेक्शन 62 के अंतर्गत। और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इन सभी चीज़ों से सवाल को पैदा किया गया है, और ये ऐसे सवाल ना सिर्फ यूपी एपीओ बल्कि अदर स्टेट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, जहां पर सीआरपीसी एज ए सब्जेक्ट आपके एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन यहाँ पर बात करता है 63, जहां पर यह कहा जाता है कि मान लीजिए कि अगर आपको किसी कॉर्पोरेट बॉडीज या अगर आपको किसी सोसाइटीज को अगर समन्स सर्व करना होगा तो आप क्या करेंगे या कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं। बेसिकली वो लोगों के नाम नहीं बल्कि लोगों का पद है या उनका डेजिग्नेशन है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जब कभी भी हम कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो आप वहाँ के सेक्रेटरी को दे सकते हैं, आप वहाँ के लोकल मैनेजर को दे सकते हैं, आप वहाँ के प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन को दे सकते हैं, और कुछ केसेस के अंदर जो चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है उसको भी समन्स आप सर्व करवा सकते हैं। तो आमतौर पे जब कभी भी समन्स किसी भी कॉर्पोरेट बॉडीज या सोसाइटीज को सर्व किया जाता है तो आमतौर पर हमको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि उस संबंधित कॉर्पोरेट बॉडीज या सोसाइटीज़ के अंदर वहाँ पर लोकल चेयरपर्सन कौन है, वहाँ पे उनका प्रिंसिपल ऑफिसर कौन है, वहाँ पर उनका सेक्रेटरी कौन है, और आमतौर पे ये सारी चीज़ें हम सर्व करते हैं। और इसके लिए आपको पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है आप उस पर बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, और कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी द समन्स हैज़ बीन ड्यूली सर्व। ठीक है, उसके बाद
जब हम बात करते हैं सेक्शन 64 की, तो ये बात करता है कि देखिए, वैसे तो आमतौर पे सेक्शन 62 में क्लियर कट बता दिया गया है कि देखो भाई, जिस व्यक्ति के नाम का समन्स है आपको उसी व्यक्ति को पर्सनली समन्स को टेंडर करना है या डिलीवर करना है और उसके सिग्नेचर लेने हैं। लेकिन मान लीजिए कि पब्लिक ऑफिसर गए, कोर्ट के द्वारा जो ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे वो गए, या पुलिस ऑफिसर गए, और ऐसा हो सकता है कि वक्त और हालात ना मैच कर पा रहे हो, और जब जब आप भेज रहे हैं या आपके द्वारा किसी को भेजा जा रहा है, दैट पर्सन वाज नॉट अवेलेबल एट देयर ओन रेजिडेंस। अब सवाल ये है कि आप कब तक उसका इंतजार करेंगे? क्या इसके लिए सीआरपीसी में कोई अल्टरनेट प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर यह कहा गया है कि आमतौर पे देखिए, जब कभी भी समन्स को सर्व किया जाता है और अगर आपको लगता है कि जिस व्यक्ति के नाम समन्स है अगर वो वहां पर मौजूद नहीं है, तो आप उसके घर में जो भी अडल्ट मेल मेंबर होंगे आप उनको समन्स दे सकते हैं और उसके सिग्नेचर आप करवा सकते हैं। किस पे? उसी ओरिजिनल कॉपी पे, जो ऑटोमेटिकली उसकी रेप्लिका या उसकी इमेज प्रिंट होकर डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति के नाम समन्स सर्व किया गया है, अगर वो व्यक्ति घर पर मौजूद नहीं है या ड्यू डिलीजेंस आप जब जब जा रहे हैं वो व्यक्ति घर पर पाया नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है आप उस घर के किसी भी ऐसे सदस्य को ट्रांसफर कर सकते हैं या दे सकते हैं जो उस घर का पारिवारिक सदस्य है, यानी कि अडल्ट मेल मेंबर है। यहाँ पर फीमेल का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और कई बार इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से भी सवाल आते हैं जिसमें यह कहा गया है कि सर्वेंट कैसा भी हो लेकिन आप उसको चाह कर भी समन्स सर्व नहीं कर सकते हैं, यानी कि सर्वेंट इज नॉट डीम्ड टू बी कंसीडर्ड एज अ फैमिली मेंबर। अब अगर आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी के अंदर कुछ सीन्स के अंदर आपको ये लगता है कि जो कटप्पा है ही इज वन ऑफ द लॉयल मेंबर इन द स्टेट ऑफ दी माहिष्मति, कि माहिष्मति साम्राज्य के अंदर कटप्पा का एक महत्वपूर्ण रोल है। अब मान लीजिए कि आने वाले वक्त में अमरेंद्र बाहुबली हो गए या महेंद्र बाहुबली हो गए, उनके नाम का समन्स आया। अब सपोज करिए कि उस वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं है और पूरे के पूरे पिक्चर में ये दिखाया गया है कि कटप्पा इज वन ऑफ द मोस्ट क्लोज टू द आइदर अमरेंद्र और दी महेंद्र बाहुबली। अब सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या वो जो सर्विंग ऑफिसर हैं क्या वो कटप्पा को समन्स सर्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कटप्पा कितने भी क्लोज क्यों ना हो, बट आफ्टर ऑल ही कम्स विद इन द पर्वी ऑफ द सर्वेंट। और एक्सप्लेनेशन में साफ तौर पर लिखा गया है अ सर्वेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द सेक्शन 61 टू द 64, और इसके आगे की जो वीडियोस होंगे वहां पर मैं 65 से लेकर 69 तक के प्रावधानों को कवर करूंगा। और जितनी भी चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं हर एक चीज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको सीआरपीसी का कोई चैप्टर ऐसा लगता है कि ये तो बहुत इजी है या इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, तो इसको मैं आसानी से समझ सकता हूं, तो आमतौर पे वहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जब सवाल निकाले जाते हैं ना, तो ऐसे ही निकाले जाते हैं। क्या अडल्ट मेल मेंबर को ही दिया जाएगा? क्या अडल्ट फीमेल मेंबर को नहीं दिया जा सकता है? क्या सर्वेंट को कंसीडर नहीं किया जा सकता है? क्या कॉरपोरेशन और सोसाइटीज के अंदर क्या बाई पोस्ट भेजने का प्रावधान है या नहीं है? या समन्स को सर्व करने का तरीका क्या होता है? डुप्लीकेट कॉपी किसके पास जाती है? ओरिजिनल कॉपीज किसके पास जाती है? समन्स किस कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है? क्या वो सिर्फ मजिस्ट्रेट होते हैं या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं? क्या सिर्फ उनके सिग्नेचर से काम चल जाएगा या उनके कोर्ट की जो सील या मोहर होती है उसका भी लगना जरूरी होता है? ये जो सारी चीजें डिस्कस की जाती है ना, इन सभी से छोटे छोटे सवाल पैदा किए जाते हैं। सिर्फ आपके प्री के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरव्यू में भी यही सवाल पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि बताइए आप समन्स से ही क्यों कहते हैं, आप सबक क्यों नहीं कहते हैं? अब अगर आपको इसके पीछे का रीजन पता है देन यू कैन इजीली एक्सप्लेन, और जो अगर नहीं पता है तो फिर वहां पर वो चिंता का विषय हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि भले ही कम पढ़िए लेकिन जो पढ़िए उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वही कंफ्यूजन जो है आपको आपकी सफलता से धीरे 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 नीचे लाने की कोशिश करता है। तो इट्स ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द समन्स सीरीज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ द सीआरपीसी। सेकंड पार्ट में हम इसके आगे के सेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।